दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एकाधिकारी विभेद की स्थिति में साम्य की शर्त है। ए MR1 बराबर MR2 हो तो बी AR बराबर MR बराबर AC, सी MR बराबर MC, डी MR बाजार 1 में बराबर MR2 बराबर MR बराबर MC। तो इसमें हम पहले जान लेते हैं कीमत विभेद क्या है। तो इसमें कीमत और विभेद मतलब अलग अलग कीमत वसूल करना, अर्थात जब एक उत्पादक या विक्रेता अपने बाजार में उपभोक्ता से भिन्न भिन्न कीमत वसूल करने में सफल होता है या एक ही उत्पाद का अलग अलग कीमत वसूल करता है तो उसे क्या कहते हैं, कीमत विभेद। अब कीमत विभेद के लिए कुछ शर्तें होती हैं जो आवश्यक होती हैं। पहली शर्त क्या होती है कि बाजार क्या हो, एकाधिकारी हो। दूसरी शर्त, बाजार कम से कम 2 हिस्सों में बटा हो। तीसरी शर्त, दोनों बाजार की मांग की लोच क्या हो, अलग अलग हो, मांग की लोच अलग अलग हो। और चौथी शर्त, एकाधिकारी द्वारा बेची गई वस्तुएं एवं सेवाएं हस्तांतरणीय हो, अर्थात स्थानापन्न वस्तु ना हो। और पांचवी शर्त, उपभोक्ता का बाजार की पूरी सूचना हो, मतलब उपभोक्ता को बाजार की पूरी सूचना हो। और छठी शर्त यही है, MR1 बराबर MR2 बराबर MR बराबर MC, अर्थात इसको कह सकते हैं एकाधिकारी बाजार में संतुलन अथवा कीमत विभेदीकरण में एकाधिकारी संतुलन। तो इस प्रकार से पहले का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है, यह कथन है। तो लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है, यह कथन रिकार्डो का है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक मजदूरी मौद्रिक मजदूरी के अतिरिक्त दिया जाने वाला प्रतिफल है। ए मुक्त मकान, बी मुक्त चिकित्सा, सी बच्चों को मुक्त शिक्षा। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, डी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, मजदूरी सिद्धांत में किसका प्रतिपादन प्रोफेसर वाकर द्वारा किया गया। तो इसमें पहला है मजदूरी कोष सिद्धांत, बी जीवन निर्वाह सिद्धांत, सी जीवन स्तर सिद्धांत, डी अवशेष अधिकारी सिद्धांत। तो मजदूरी सिद्धांत में प्रोफेसर वाकर द्वारा मजदूरी का अवशेष सिद्धांत दिया गया, डी सही है। अब अवशेष सिद्धांत क्या है इसको जान लेते हैं। मजदूरी अवशेष सिद्धांत के अनुसार मजदूरी कुल उत्पादन का वह भाग है जो उत्पादन के अन्य साधनों को उसके पारिश्रमिक देने के बाद शेष बचता है। जैसे भूमि को लगान देने के बाद और पूंजी को ब्याज देने के बाद जो शेष बचता है उसी को क्या कहेंगे, मजदूरी का अवशेष सिद्धांत कहेंगे। तो इस प्रकार से 4 का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, लाभ का मजदूरी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो लाभ का मजदूरी सिद्धांत प्रोफेसर टॉजिंग ने प्रतिपादित किया, ए नंबर सही है। अगला 6 नंबर, प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ का कारण है। तो प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ का कारण ए जोखिम वहन, बी गैर बीमा योग्य जोखिम, सी बीमा योग्य जोखिम, डी अनिश्चितता। तो प्रोफेसर नाइट ने अनिश्चितताओं को 2 भागों में बांटा। पहली अनिश्चितता क्या क्या बताया इन्होंने, ज्ञात जोखिम, और दूसरी अनिश्चितता बताया इन्होंने अज्ञात जोखिम। जो ज्ञात जोखिम है उनका बीमा किया जा सकता है, अर्थात बीमा योग्य होती हैं, जिनका अनुमान पहले से लगाया जा सकता है उन्हें ज्ञात जोखिम कहते हैं, जैसे आग लगना, चोरी डकैती और दुर्घटनाएं होना। तो जो ज्ञात जोखिम है इनका हम लोग बीमा करवा सकते हैं। और अज्ञात जोखिम है, ये कोई निश्चित स्वभाव की घटनाएं नहीं होती हैं, इनका पूर्व में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और इनका बीमा नहीं कराया जा सकता है। तो इनको अज्ञात जोखिम या बीमा अयोग्य जोखिम कहते हैं। इस प्रकार से प्रोफेसर नाइट ने बीमा अयोग्य जोखिम को लाभ का पुरस्कार माना है। तो इस प्रकार से इस आंसर का इसका आंसर होगा 6 का बी, गैर बीमा योग्य जोखिम को प्रोफेसर नाइट ने लाभ का कारण माना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, लगान के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार ए भूमि की अलग अलग उर्वरता होती है, बी भूमि भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है, सी लगान सीमांत भूमि और उसके अनुसार प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, सभी सही है। 8 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, क्या है देखते हैं। ए नंबर, लाभ का लगान सिद्धांत किसने दिया। तो लाभ का लगान सिद्धांत वाकर ने दिया। बी लाभ का जोखिम वहन सिद्धांत, तो लाभ का जोखिम वहन सिद्धांत प्रोफेसर हार्ले ने दिया। तो बी का मिलेगा 4 से, बी का 4 से एक ही में मिल रहा है, बी में
तो बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत। लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत जे.बी. क्लार्क ने दिया। सी का मिलेगा 3 से। और लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत, तो लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत प्रोफेसर शुम्पेटर ने दिया है, सबको पता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेरित प्रेरित विनियोग बढ़ता है। ए ऑप्शन आय में वृद्धि के साथ, बी जनसंख्या वृद्धि के साथ, सी बचत सीमांत प्रवृत्ति के बढ़ने पर, और डी ब्याज दर में कमी के साथ। तो प्रेरित विनियोग बढ़ता है आय में वृद्धि के साथ। 9 का ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम किसने दिया? तो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कीन्स ने दिया। कीन्स ने क्या बताया कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, उपभोग बढ़ता है, परंतु उपभोग आय की अपेक्षा कम बढ़ता है। अतः उपभोग तथा आय में कैसा गैर आनुपातिक संबंध होता है। और कीन्स के इस मनोवैज्ञानिक नियम को ही या कीन्स के सिद्धांत को ही निरपेक्ष आय परिकल्पना सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या, ये न्यूमेरिकल है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित आय नहीं है। उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित आय नहीं है, तो इसमें भूमि का सामाजिकरण, भूमि का सामाजिकरण इससे संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित हैं। 13 नंबर, भारत में शून्य आधार बजट किस वर्ष अपनाया गया? तो शून्य आधार बजट ऑप्शन दिए हैं 1991-92, बी 77-78, सी 87-88, तो और डी 86-87। तो अगर शून्य आधारित बजट की बात की जाए तो इसका प्रस्तुतकर्ता और या प्रतिपादक कह सकते हैं पीटर ए पायर को कहा जाता है। और इन्होंने 1970 में शून्य आधारित बजट का प्रतिपादन किया। और भारत में शून्य आधारित बजट जो है 1986, भारत में शून्य आधारित बजट 1986-87 में प्रस्तुत किया गया। क्या है शून्य आधारित बजट? इस बजट में प्रत्येक मद को नए मद अर्थात शून्य मानते हुए नए सिरे से मूल्यांकन किया जाता है और नया बजट जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से शून्य आधारित बजट भारत में 1986 और 87 में चालू हुआ। अगला क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2022-23 बजट में सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की? तो इसका 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था मनरेगा के लिए इसी बजट में। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूं के अलावा उत्तर प्रदेश में कुल खाद्यान्न सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है और आलू सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कुल खाद्यान्न, गन्ना, आलू और गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, बी हो जाएगा। इसके अलावा अगर चावल की बात की जाए तो चावल पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, मक्का कर्नाटक में, चना कर्नाटक में, राजस्थान में दालें, और राजस्थान में क्या होता है, सरसों सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, सोयाबीन मध्य प्रदेश में, और मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात राज्य करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बजट घाटे की कौन सी अवधारणा भारतीय संदर्भ में अर्थहीन हो गई है? तो ए नंबर प्राथमिक घाटा, बी राजस्व घाटा, सी बजेटरी घाटा, और डी राजकोषीय घाटा। तो ये बजट में दिखाई देता है प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा भी दिखाई देता है और राजकोषीय घाटा भी दिखाई देता है। बजट जब प्रस्तुत होता है तो उसमें बजेटरी घाटे का कहीं जिक्र नहीं होता, इसलिए बजेटरी घाटे की व्यवस्था जो है अपने यहाँ भारत के बजट में नहीं है। तो 16 का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बजट है एक, ए वार्षिक वित्तीय विवरण, बी संतुलन पत्र, सी एक प्रकार का योजना परिव्यय, और डी अनुमानित व्यय। तो ये तो सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। बजट के लिए क्या होना चाहिए? बजट की परिभाषा की अगर बात की जाए तो एक वर्ष होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और प्राप्ति होनी चाहिए, व्यय होना चाहिए, और जनता होनी चाहिए। तो अब अगर परिभाषा के रूप में कहा जाए तो एक वित्तीय वर्ष में या किसी निश्चित वित्तीय वर्ष में या किसी वित्तीय वर्ष में किसी देश की सरकार अपने प्राप्ति तथा व्यय के जिस विवरण को जनता के सम्मुख प्रस्तुत करती है उसे बजट कहते हैं। मतलब एक वित्तीय वर्ष में सरकार अपनी प्राप्ति तथा व्यय के जिस विवरण को जनता के सम्मुख प्रस्तुत करती है उसे बजट कहते हैं। ये बजट की परिभाषा हो गई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक
वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है उसे कहा जाता है रेपो दर कहा जाता है उसे। 18 का आंसर हो जाएगा बी, उसे क्या कहा जाता है रेपो दर। ये पूछता है रेपो दर की प्रकृति कैसी होती है, तो रेपो दर जो है अल्पकालीन होता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सिफारिशें दी? ए बैंकिंग क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी बीमा क्षेत्र और डी रुग्ण उद्योग। तो मल्होत्रा समिति ने बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सिफारिशें दी। 20 नंबर, लघु उद्योग के लिए वित्त की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो इस लघु उद्योग के लिए वित्त की शीर्ष संस्था जो है सिडबी है। निम्न चित्र में प्रदर्शित है ए सामान्य संतुलन, बी आंशिक संतुलन, सी ए तथा बी दोनों और डी ना ए और ना ही बी। तो इस चित्र में आंशिक संतुलन के बारे में दर्शाया गया है। अगला, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी सबको पता होगा, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। अगला, वर्तमान में वित्त मंत्री हैं भारत के, वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला, कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य के मध्य संबंध कैसा होता है? घनिष्ठ, सीधा, विपरीत, कोई नहीं। तो कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य के बीच विपरीत संबंध होता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए और जिन क्वेश्चनों की व्याख्या करने वाली थी उन क्वेश्चनों की हमने व्याख्या की, और आगे भी ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। आप लोग वीडियो देखिए, आप लोग भी क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।